हमें भी ले डूबेंगे, फ्रांस को भी ले डूबा है इस वक्त इंडिया। आप देख लीजिए कि फ्रांस के इस रफाल की जो बनाने वाली कंपनी है उसके शेयर गिरना शुरू हो गए इंटरनेशनल मार्केट में। खुद ही जो स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया की, उनको पता चल जाएगा कि वो किस तरह गिरावट का शिकार है। फिर आपने ये बताया कि EVW की जो हमारे पास टेक्नोलॉजी, जिससे मजीद 4 ड्रोन गिराए हैं, 2 कब्जे में ले लिए हैं, और इसके अलावा जो हमने इनके मुख्तलिफ मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक किया है, जिसमें बारामूला है, बंदीपुरा है, पूंछ है, राजौरी है, कारगिल है, अखनौर है, छम सेक्टर है, श्रीनगर है। श्रीनगर में तो कमाल किया है हमारे फौज ने, श्रीनगर के पूरे एयरबेस को उड़ा के रख दिया। और अब तो भारतीय मीडिया भी कह रहा है कि वहां से 2 से 3 गालिबन रफाल वहां पे भी इनके हाथ से चले गए। तो पाकिस्तान ने मुंह तोड़ के जवाब दिया। इसके अंदर 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। पहले जब भी मसला होता था पाकिस्तान और इंडिया का, तो कश्मीर सेक्टर के अंदर होता था, सिर्फ कश्मीर के LOC पे होता था। ये भारत ने लाइन ऑफ जो हमारी एक्चुअल ये है अपना इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसकी वायलेशन की है। तो पाकिस्तान को पूरा हक है एज पर इंटरनेशनल लॉ कि हम रिटेलिएट करें, इसका जवाब दें। अभी तो हमने जवाब नहीं दिया, हमने सिर्फ डिफेंस किया है। और दूसरा ये कि हमारे उन्होंने स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, जो हमने नाकाम बनाई। नीलम झेलम जो हमारा डैम है, उस प्रोजेक्ट के ऊपर इन्होंने अटैक करने की कोशिश की। तो एन मुमकिन है, मैं तो सजेस्ट करूंगा, मैं पॉलिसी मेकर नहीं हूं, डिसीजन मेकिंग नहीं हूं, इस वक्त हाई लेवल मीटिंग चल रही है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, बट दिस इज माय हम्बल सजेशन कि उनके डैम्स को भी इस वक्त टारगेट किया जाए। और मैं आपके तवज्जुह से ये भी कहूंगा कि ये जो मकबूजा कश्मीर है, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां पे जो उनकी सारी लीडरशिप को पाबंद सलासल रखा गया है, ये टाइम आउट खड़े हो जाएं। बिकॉज उनका जो हेड है, उनका जो कोर कमांडर था MB कुमार, लेफ्टिनेंट जनरल, उसको उतार के गिरफ्तार किया गया है। बिकॉज उसने कहा हम नहीं लड़ सकते, और इस वक्त सप्लाई लाइन वहां पे नहीं जा सकती, स्पेयर पार्ट की मौजूदगी नहीं है। और फिर सिख जो उसमें रेजिमेंट है वो लड़ने को पाकिस्तान के साथ तैयार नहीं खड़ी भी। तो ये वक्त है वो उठ खड़े हों, अपनी आजादी लें। उन्होंने 1 लाख से ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, अभी भी 30 से ज्यादा घर बर्बाद किए हैं भारतीयों ने, सैकड़ों उनके इनकाउंटर्स किए हुए हैं, और तकरीबन 3000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। तो आपके तवज्जुह से उन्हें कहता हूं उठ खड़े हो जाएं और अपनी आजादी लें। दिस इज द टाइम जी सर। साथ ही साथ ये भी बताएगा कि पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली में अब क्या जारहाना रुख इख्तियार कर सकता है। और एक कमेंट ये भी कीजिएगा कि भारत की जानिब से मसाजिद पर हमला किया गया, तो क्या अब हमें भी उनके लेवल पर आकर मंदिरों पर हमला करना चाहिए? मेरा ख्याल है हमारे वाले जो है वो मंदिरों पे तो नहीं करेंगे, ये हमारा वो लेवल नहीं है। वो मोदी का तो कोई लेवल ही नहीं है ना जी। मोदी ने तो पूरे भारत को तबाह बर्बाद किया है, जंगी जुनून दिया है, भारत की सोसाइटी को उन्होंने पोलराइज किया है। और इस वक्त भी जो आवाजें उठ रही हैं, बल्कि मैं देख रहा था कि उनके एक डिफेंस एनालिस्ट ने कहा, जो मैंने एनालिसिस दी थी कि पाकिस्तान की एयरफोर्स भारी है, और वो आपने देख लिया कि उन्होंने हमारे जेट फाइटर्स गिरा दिए। तो उसके बाद वो उनको लोगों को इन्होंने गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, उन पे केसेस लगाने शुरू कर दिए। तो कहने का मकसद ये कि हमारा वो लेवल नहीं है जो इनका लेवल है। अलबत्ता जो हमारे स्ट्रेटेजिक है, बल्कि इंडिया ने तो सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाया है। अस्पताल और मस्जिद और बच्चों और खवातीन पर तो जंग में भी हमला करना जायज नहीं है। तो ऐसे में क्या कहेंगे अक़वाम मुत्तहिदा, इस पर क्या रद्द-ए-अमल देंगे? देखें, ये आप बात करिए ह्यूमैनिटेरियन लॉज की। ह्यूमैनिटेरियन लॉज में जो नॉन कम्बेटेंट फोर्स होता है या जगहें होती है, उनको टारगेट नहीं किया जाता। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया ने पहले कौन सी इंटरनेशनल लॉ की परवाह की है? ये जो टेरर फाइनेंसिंग करता रहा है, जिसके बारे में रिपोर्ट है 74% एशिया में टेररिज्म, उसको इंडिया टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है। या जो ग्लोबल डेथ स्क्वाड आपने देखा, जो कनाडा में पकड़ा गया, अमेरिका में पकड़ा गया, UK में पकड़ा गया, जो उनकी स्पाइनेज एक्टिविटी कतर में पकड़ी गई, तो उससे तो अंदाजा होता है कि ये रोग स्टेट है ना। ये चला था इजराइल के नक्शे कदम पर, और इजराइलियों को देखें, वो पहले से पहलगाम से वहां बैठ के उनको एडवाइजेस देते थे। अब हमने पहले ही कहा भाई हम गजा नहीं है, हम कोई अफगानिस्तान नहीं है, हम कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, हम ऐसी मुंह की चपेट मारेंगे कि आपका मुंह भी सीधा नहीं होगा। और वो फिर आपने देखा कि हुआ। और फिर इनके पास MI6 की रिपोर्ट थी, इनके पास न्यूयॉर्क टाइम्स में वो पब्लिश्ड आर्टिकल था कि जो लीडरशिप है इस वक्त करंट पाकिस्तान मिलिट्री की, जनरल आसिम मुनीर साहब, वो 6 गुना ज्यादा ताकत से आपको जवाब देंगे अगर आपने कोई भी हरकत की और ब्लंडर किया। तो आपने देखा कि रात में सिर्फ हमने डिफेंस में इनका इतना नुकसान किया है, पूरा एक हेडक्वार्टर उड़ा दिया है। उसके अलावा जो ये मैंने जगहें बताई हैं पूरी की पूरी उड़ा के रख दी हैं। तो अभी तो हमने जवाब देना है, और जब हम जवाब देंगे तो हम इनके सर, आपने अर्ज किया कि भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया है, अस्करी तवाज़ुन पर इसका क्या असर डालता है ये तबाह करना? सर, अस्करी तो मैडम पहले ही उनकी बर्बाद हो चुकी है ना, उनकी हारमोनी नजर नहीं आती। और ये खुद उनके डिफेंस एनालिस्ट कह रही है, पाकिस्तानी नहीं कह रहे। क्योंकि जिस तरह से 4 बड़े ऑफिसर्स उन्होंने उतारे, और जिस तरह फौज लड़ने को तैयार नहीं है, जिस तरह एयरफोर्स के वाइस चीफ को उतारा गया,
नदरन कमांड के कमांडर को उतार के उसको गिरफ्तार किया गया। उनके जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेड थे, जिसको लेफ्टिनेंट जनरल DS सलाना, उनको उतारा गया। उनकी जो विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके कैप्टन को बुला के उनको गिरफ्तार किया गया। तो एक डिसअपॉइंटमेंट है। बहुत सारे रेजिग्नेशन जो है वो लेके खड़े हैं। रात भारतीय मीडिया के अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था विजुअल, जो पाकिस्तान ने जवाब दिया है मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर, वहां पे उनकी डेड बॉडीज पड़ी हुई है अभी तक इंडियन आर्मी की, वो उठाने को तैयार नहीं है इस वक्त। तो कहने का मकसद ये कि हमारा इस हर लिहाज से पलड़ा भारी है और इंडिया रोग स्टेट है। मैं ये काफी अरसे से कह रहा हूँ कि वो इंटरनेशनल लॉ की परवाह नहीं करता, ह्यूमैनिटेरियन लॉ तो बाद में आते हैं ना जी। और मैं ये बात, मेरा हम शुरू से ये वर्जन है कि जिस तरह आपने हिटलर को अपीज किया, मोदी को अपीज करेंगे। हिटलर को अपीज करने के नतीजे में आपने दूसरी जंग अजीम देखी। मोदी को जो अपीज आप कर रहे हैं, ये साउथ एशिया का पीस एंड स्टेबिलिटी खतरे में डाल रहा है। सर, इस वक्त आपने जैसे इसराइल का जिक्र किया, इस वक्त दो ही स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। एक तो इसराइल की तरफ से फलस्तीन पर हमले किए जा रहे हैं, तो दूसरा भारत की जानिब से कश्मीर पर हमले किए जा रहे हैं। और अब भारत मजीद खित्ते में सूरत हाल कशीदा करना चाह रहा है और पाकिस्तान को, अपने नेबरिंग कंट्री को निशाना बना रहा है। अपनी शिकस्त फाश भी उसने तस्लीम की है, लेकिन साथ ही हमले भी किए जा रहा है। तो फिर क्या उसके पास, जब ये तमाम तैयारे खत्म हो जाएंगे, जैसा कि पाकिस्तान हमारी पाक फौज ने उसके तैयारे और ड्रोन्स को तबाह किया है, तो फिर आखिर में वो किससे मदद मांगेगा? देखिए जी, वो जो तैयारों की आप बात करिए, उनके हैं 42 स्क्वाड्रंस, उसमें से 32 काम के हैं, बाकी ग्राउंडेड है। 32 में ज्यादातर ऑब्सलीट उनके तैयारे खड़े हैं, जिनको मिग 2000 कहा जाता है। और रिपोर्ट्स ये आ रही हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स बता रहे हैं, एनालिस्ट डिफेंस बता रहे हैं, और अमेरिका में बैठे हुए भारतीय डियास्पोरा बता रहा है कि उनके पास कंफर्म रिपोर्ट्स हैं कि गाड़ियों की बैटरियां उतार के उन जहाजों के अंदर लगाते हैं। इनके पास इतने वसाइल नहीं है या इतने स्पेयर पार्ट्स नहीं है कि उनको ये ऑपरेशनल कर सकें। और फिर आपने देखा वो हवा में, अब पाकिस्तान से पहले, जरब से पहले हवा में उड़ते थे और खुद ब खुद वो गिर जाते थे। फिर आपने खुद इशारा दिया कि जो ट्रेनिंग होती है, क्वालिटी होती है ट्रेनिंग की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक जहाज पे महारत हासिल करने के लिए एक जनरेशन के ऊपर आपको कम से कम 2 से 3 साल चाहिए होते हैं। इन्होंने रफाल उठा लिए और रफाल के ऊपर इनकी महारत नहीं है। अब वो तो फ्रेंच सर पकड़ के बैठे होंगे कि यार हमने ये रफाल किन बेवकूफों को हाथ में पकड़ा दिया है, बिकॉज ये पूरी दुनिया में उनकी बदनामी हुई है। तो कहने का मकसद ये कि जैसे अब हमारे पायलट्स हैं, वो J-35 जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का 6 माह से भारत में वो ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, वो जब वापस आएगा तो फिर तो ये इंडिया को लग पता जाएगा। बल्कि मैं एक डिफेंस रिपोर्ट पढ़ा था जिसमें ये रिपोर्ट दी गई थी कि पाकिस्तान के अंदर ये सलाहियत है। बल्कि ये जो करण थापर हैं, इनके इंटरव्यू में भी ये बात हुई थी। बहुत अच्छे हैं अपने एनालिस्ट डैनियल मार्की, उन्होंने एक किताब लिखी है, नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान। उन्होंने तज्जिया दिया कि पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास सलाहियत है कि वो 18 से 48 घंटे में जंग का नक्शा तब्दील कर सकती है। और आपने देखा कि रात को सिर्फ डिफेंस करने में इनका कितना नुकसान हुआ है। तो फिर अब जब हम हमला करेंगे तो फिर देखेंगे मजीद क्या होता है। इनका तो फिलहाल काफी सारा नुकसान हुआ है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है जी। बिल्कुल, विद द पैसेज ऑफ टाइम पता चलेगा कितना नुकसान हुआ है। फिलहाल तो जो भी भारत हमला करने के लिए अपने तैयारे और ड्रोन्स भेज रहा है, वो सब मार गिराए जा रहे हैं। और पता ये लगता है कि भारत के पास जितने भी तैयारे हैं वो सब बोसीदा हैं, और जो पायलट्स हैं वो भी कोई अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पा रहे हैं। जी सर, आप हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। आप ये भी अर्ज कर रहे थे कि जो उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है टेक्निकल लेवल पे, और वो जो बैटरीज है वो लगा रहे हैं अपने टैंकों से निकाल कर उसमें। तो सर बताइए कि भारत के ऊपर ये जंगी जुनून सवार क्यों है? ये जो अकड़ है, ये जो गुरूर है, ये खाक में मिल क्यों नहीं रहा? जबकि अगर हम उनके जो दीगर ग्लोबल रैंकिंग्स हैं उनको देखें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे 111 आते हैं, प्रेस फ्रीडम में 159 पे आते हैं, दीगर इंडेक्स भी जो है क्वालिटी के एतबार से वो बहुत कम है, ह्यूमन डेवलपमेंट 138 पे है। तो क्या चीज है ऐसी जो भारत को अपने मुल्क को बेहतर बनाने के उस पे नहीं लेके जाती, बल्कि जो जंगी जुनून है वो हर वक्त इनके सरों पे सवार रहता है? ये आपने बिल्कुल बजा फरमाया जी। साउथ एशिया में सबसे ज्यादा लोग हैं, सबसे ज्यादा गुर्बत है, सबसे ज्यादा अनडेवलपमेंट है, सबसे ज्यादा लिटरेसी का प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंजेस का प्रॉब्लम है। बजाय इन पे तवज्जो देने के, ये जो जंगी जुनून है, इसके 3 सोर्सेज हैं। पहला तो उनका नजरिया, जिसको हिंदुत्व कहते हैं, जिसे मैं लेटेस्ट फॉर्म उसकी है मुदित्वा। और ये मुदित्वा सिर्फ भारत का बड़ा गर्क नहीं किया, बर्तानिया के अंदर भी इन्होंने बड़ा गर्क करना शुरू किया। बर्तानिया की पुलिस ने एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट शाया की है जिसके मुताबिक जो इंतहा पसंद हिंदू हैं, हिंदुत्वा वाले,
वो इंतहा पसंद जो नस्ल परस्त हैं गोरे, उनके साथ मिलकर मुसलमानों पे हमला कर रहे थे। लास्टर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनी हुई थी और अब ये पूरे यूरोप के अंदर ट्रैवल कर रहा है, तो वो परेशान है, सर पकड़ के बैठे हैं कि इनका बंदोबस्त क्या करें। तो पहला तो हिंदुत्व जो है वो नजरिया जो है वो समझता है कि हम ऊंचे हैं, बाकी सारे नीच हैं, लिहाजा हमारा हक है कि हम सारे इलाके के ऊपर कब्जा करें। इसलिए उन्होंने अखंड भारत का नारा लगाया है, नक्शा बनाया है और वो पार्लियामेंट के सामने लगाया है। उसमें इंडोनेशिया भी आ जाता है, मालदीव, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे ममालिक उस अखंड भारत का वो उन्होंने नक्शे के अंदर दिखाया है। पहला तो सोर्स ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स है जी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ये लेते हैं कुटेलिया से, जो चंद्रगुप्ता के प्राइम मिनिस्टर थे, और मैकियावेली से। वो दोनों धोखाबाजी के ऊपर, डिसीट यानी जैसे आप डिसीट कहते हैं उसके ऊपर रखते हैं, कनिंग डिप्लोमेसी पे यकीन रखते हैं, फैक्ट्स की मैनिपुलेशन पे यकीन रखते हैं, मिस यूज ऑफ पावर के ऊपर यकीन रखते हैं, और उसके अलावा वो पावर में रहने के लिए इमोरल सारे मीन्स को इस्तेमाल करने का वो तज्जिया देते हैं। तो ये वहां से स्ट्रेटेजिक थिंकिंग लेते हैं। और भारत के अंदर दो इस वक्त ग्रुप हैं। एक ग्रुप ये कहता है कि पाकिस्तान के ऊपर फौरन अटैक करें और पाकिस्तान के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करें, दबाने की कोशिश करें। लेकिन दूसरा ग्रुप कहता है, जिसमें इनके एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल पानिक, वो इसके अंदर उसको वो हेड करते हैं। उनका ये मानना है कि माजी में ये हमने करके देखा है, हम सारे कुछ नाकाम हो गए, तो लिहाजा सब्र के साथ बड़ा एक सरप्राइज हम देने की कोशिश करें। तो ये जो सेकंड ग्रुप है जनरल पानिक वाला, जिसने नाथ को कमांड किया हुआ था, ये वो ग्रुप की अब स्ट्रेटेजी थी कि हम सरप्राइज दें और इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी अटैक करें। तीसरा इनका है जो इंटरनल इस वक्त स्ट्रक्चर है, सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, वो फ्रैगमेंटेड है। और वहां पे मोदी को ये डर है, हिंदुत्व वालों को डर है कि ये माइनॉरिटी के अंदर है। बुनियादी तौर पे अब आवाजें उठना शुरू हो गई थी कि जनाब आपने पूरे इंडिया के इत्तेहाद को, कोहेसिवनेस को पारा पारा कर दिया है। आपके मिजोरम है, नागालैंड है, मणिपुर है, आसाम का देख लीजिए, तमिल का देख लीजिए, ये सारे इलाके जो है डिस्टेबलाइज हैं। तकरीबन सैकड़ों के अंदर आजादी की तहरीक चल रही है। तो इनको एक फियर था, उस फियर को ओवरकम करने के लिए फिर ये इस तरह के ड्रामे करते हैं और मुतवज्जे करते हैं पाकिस्तान की तरफ, ताकि यहां पे इनके ऊपर कोई एतराज ना उठे और ये कहीं टॉपल ना हो जाए। तो ये वो तीन वजूहात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ये इस तरह का एग्रेसिव पोस्टर दिखाते हैं। लेकिन सत्यापाल साहब की जो स्टेटमेंट है, जो कल पब्लिश हुआ है करण थापर के इंटरव्यू में, उन्होंने कहा मोदी के लिए कि ये इंतहाई डरपोक, इंतहाई शर्मनाक और इंतहाई डरपोक और बुज़दिल किस्म का आदमी है। ये जंग लड़ भी नहीं सकता और जंग को कैरी ऑन भी नहीं कर सकता। सर, ये भारतीय पसपाई का क्या इम्पैक्ट होगा उनके अपने इलेक्शंस पर और उनकी अपनी आवाम पर, जो कि बहुत भड़का रही थी कि हमला होना चाहिए? अब क्या इसके रिपरकशंस होंगे? मैं समझता हूं कांग्रेस को और अपोजिशन पार्टीज को सर मैडम स्ट्रेंथ मिलेगी, बिकॉज जो पर्सनल अकाउंट्स है सोशल मीडिया के कांग्रेस के मेंबर्स ने, उन्होंने लगाना शुरू कर दिया अपने अकाउंट्स में जेट फाइटर्स के रैकेजेस को जो वहां पे गिरे हैं, और वो सवाल उठाना शुरू कर रहे हैं। और उसके अलावा जो सैन वॉइसेस हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आप ले लीजिए अरुंधति राय है, या परका दत्त जैसी जर्नलिस्ट है, या करण थापर जैसे लोग हैं, वो डेफिनेटली सवाल उठाएंगे। और फिर महा राठौर जो बारहा सवाल उठा रही है, जिसपे 11 केसेस उन्होंने किए हैं, ये एक मीडिया कैंपेन होगी और मोदी का मैं मुस्तकबिल नहीं देख रहा। लेकिन इससे खतरनाक जो बात इंडियन सोसाइटी के लिए है, जो कभी नहीं हुई थी, वो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में क्राइसिस देखेंगी आप। और इंडियन आर्मी के ऊपर इतनी बड़ी गजंद लगी है, वो प्रोफेशनल आर्मी थी जिसको इसने पारा पारा कर दिया है, और वो खुद इससे बेजार हैं, तंग हैं। बल्कि ये जो 4 ऑफिसर्स का मैंने पहले तस्करा किया, उन्होंने एक मैसेज दिया कि हम आपके लिए जानवर नहीं है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता मीडिया में अखलाकियात की वजह से, कि आपके कहने के ऊपर हम अपनी दुम हिलाते रहें और आपके सियासी मकासद के लिए हम अपनी जानें देते रहें। हम मुल्क और कौम के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। तो ये इंडियन आर्मी के अंदर एक रिजेंटमेंट है। ये जब ये मामला थमेगा तो आप देखेंगी कि इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के अंदर कैसा एक तूफान बरपा होता है। जी सर, बैनुल-अक़वामी मीडिया पर इसके क्या असरात आप देख रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं, क्या खबरें चल रही हैं वहां पर? देखिए, बैनुल-अक़वामी, ये भी बड़ा आपने इंपॉर्टेंट सवाल किया। ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त, चूंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक चेंज आ गई, वी आर लिविंग इन अ ट्राइपोलर वर्ल्ड। एक तरफ अमेरिका है, इंडिया है और इजराइल है, दूसरी तरफ चाइना है, रशिया है और ईरान है। अब बांग्लादेश उसमें शामिल हो गया है। और इस वक्त पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा हुआ है। रशिया ने टैसिटली पाकिस्तान को सपोर्ट दी है। ईरान डिप्लोमेसी कर रहा है ताकि ये एस्केलेट ना हो। पहले पाकिस्तान, अब्बास अराक्ची उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए, फिर इंडिया वो जा रहे हैं।
तो मैं समझता हूं कि ये तीसरा पोल जो है वो यूरोप है, और यूरोप ने भी भारत के नैरेटिव को बाय करने से इनकार किया। तो इस चेंजिंग वर्ल्ड के अंदर इस वक्त भारत की न कोई सुनेगा न कोई चलेगा, बिकॉज जो नैरेटिव था भारत के साथ उनकी वेस्ट की या ग्लोबल नॉर्थ की दोस्ती का, वो कहते थे शेयर्ड इंटरेस्ट है, शेयर्ड वैल्यूज हैं। चले शेयर्ड इंटरेस्ट तो समझ आता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इंडिया बड़ी मार्केट है, चले चाइना को कंटेन करना था, लेकिन शेयर्ड वैल्यूज के डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ह्यूमन राइट की रिस्पेक्ट और दूसरों की सोवेरेनिटी का ख्याल करना, वो तो इंडिया ने नहीं किया। वो तो कोई सोवेरेनिटी नहीं है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वो तो तंग आ गए। और खुद भारत के अंदर वो देख रहे हैं बहुत सारे ग्रुप जो इतने तंग आ गए, वो कहते हैं तंग आमद तो जंग आमद, वो जंग के लिए तैयार हैं। तो शेयर्ड इंटरेस्ट भी नहीं रहे, बिकॉज इंडिया इस कैपेबल ही नहीं है कि चाइना को कंटेन कर पाए। गोलवान में 4000 मुरब्बा किलोमीटर वो अपने हाथ से गवा चुका है, और शेयर्ड वैल्यू तो रहा नहीं है। न भारत सही माना में डेमोक्रेटिक है, और फिर न भारत ने उनकी इज्जत की है डेमोक्रेटिक नेशंस की, चाहे वो कनाडा है, यूएस है, यूके है या दूसरे ममालिक है। तो मैं समझता हूं कि भारत इस वक्त बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में, और मोदी ने भारत को कहीं का नहीं छोड़ा जी। इस वक्त भारत, कभी आपने सुना था कि भारत इस तरह आइसोलेट था रीजन में जिस तरह अब आइसोलेट है? यानी आप मुझे बताइए, मालदीव की आबादी कराची के चौथाई जितनी भी नहीं है, और वो कह रहे हैं इंडिया आउट तहरीक वहां पे चलिए। नेपाल की हैसियत कराची जितनी भी नहीं है, और वो नेपाल ने अपने नक्शे जारी करके इंडियन नक्शों को इनकार कर दिया है। बांग्लादेश की हैसियत क्या है भारत के सामने अगर रकबे के लिहाज से देखें, लेकिन वो बपरे हुए शेर की तरह खड़ा है। उनके चंद दिन पहले उनके किसानों ने इनके सिक्योरिटी बॉर्डर फोर्सेस के लोगों को जूते मारे। तो आप कहिए कि ये इंडिया रीजन के अंदर भी तन्हा है, इंटरनेशनली भी तन्हा है, तो कोई नैरेटिव बाय नहीं करा। इसलिए मैं कह रहा हूं मुकम्मल शिकस्त है। और मैं अगेन आई वुड से, जिस तरह हमें 48 में चांस मिला था श्रीनगर को कब्जा करने में, जिस तरह साइनो इंडियन वॉर में हमें मौका मिला था कि हम कश्मीर को हथियार लेते जब इंडिया और चाइना की वॉर चली जा रही थी, जिस वक्त हमें मौका था जब मास रेजिस्टेंस 1989 में शुरू हुआ, तो इस वक्त फलस्तीन के उठने के बाद जैसे हमें मौका मिला कि हम कश्मीर को उसके साथ नथी करें, अब इस वक्त हमें दोबारा मौका मिला है। अगेन आई वुड से कि पाकिस्तान मोरल एंड पॉलिटिकल सपोर्ट करे कश्मीरों की, और मकबूजा कश्मीर के लोग और हमारे सिख ब्रादर उठ खड़े हों। दिस इज द टाइम, ये वक्त है कि आजादी हासिल कर लें। अगर अभी इन्होंने आजादी हासिल नहीं की तो इससे ज्यादा मौका नहीं मिलेगा जब इंडिया इतना बांग्लादेश के अवाम को भी पाकिस्तान की तरफ से मोरल सपोर्ट हासिल है। बिल्कुल सर, आपने जैसे अर्ज किया कि वहां पर एक तफरीक है, बेशक वो अक़लियतों की बुनियाद पे हो या दीगर बुनियाद पे। जूनागढ़ जो रियासत है उसने भी इल्हाक करने की कोशिश की, और वो अक़वाम मुत्तहिदा में गया कि पाकिस्तान को हिस्सा बना दे हमें। सिख मूवमेंट भी वहाँ पे एक चल रही है जोरों शोर से। सिख भी चाहते हैं कि जो है वो उनको या तो अलहदा पंजाब जो है वो एक अलहदा खालिस्तान तहरीक इस वक्त जारी है हिंदुस्तान में। लेकिन भारत अपने जो मौजूदा हिस्से हैं मुल्क के, जो लोकेशंस हैं और जो ज़मीनी हिस्से हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने की बजाय वहाँ के जो अवाम है उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करने की बजाय दूसरे ममालिक पर जारियत कर रहा है, खुली जारियत कर रहा है, और मासूम सिविलियंस को निशाना बना रहा है, और दूसरी जानिब कश्मीर पर काबिज है। सर साथ साथ ये बताएगा कि जो इंटेलिजेंस फेलियर था भारत का, इसकी जो ये नाकामी है वो ये तस्लीम क्यों नहीं कर रहा? शिकस्त फाश जो है वो तस्लीम करने से क्यों कासिर है? एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस गैप है, क्योंकि जो उनकी जो इंटेलिजेंस है, अगर उनको मुमकिन हमले का जो अगर खदशा होता तो जो वहां पे इतने सारे 7 लाख से ज्यादा जो फौजी तैनात हैं, इस हवाले से भी जरा कॉमेंट कीजिएगा। ये आपने बिल्कुल सही फरमाया। हाईली मिलिटराइज जोन में, ये खुद भारतीयों ने सवाल उठाया ना जी, हाईली मिलिटराइज जोन में ये कैसे मुमकिन था कि चंद लोग आए, वो चंद लोगों को मार के और उसके बाद चले जाएं, और वो पकड़े भी न जाएं, और आज तक पकड़े न जाएं जी। तो ये बहुत बड़ा फेलियर था, और ये फेलियर नहीं है, मोदी की पॉलिसीज के बहुत सारे फेलियर हैं। उन्होंने ऐसे रोड नेटवर्क्स बनाए जिसकी यूटिलाइजेशन नहीं है। उनके तकरीबन कोई बताए जा रहे हैं कि 15 से 20 ऐसे एयरपोर्ट्स उनके हैं जहां पे एक फ्लाइट न उड़ती है, न आती है, न जाती है। वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, अपने लोगों को दिखाने के लिए, देखें जी मैं डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट कर रहा हूं, तो वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो हैं वो एज पर रिक्वायरमेंट नहीं थे, जो जहां की जो जरूरत थी उसके मुताबिक नहीं है। फिर गुर्बत उस तरह मिट नहीं रही है आपकी, और अनएम्प्लॉयमेंट वहां पे मौजूद है। इलिटरेसी अब भी बेइंतहा है भारत के अंदर, और भारत को अगर ये जो सेंट्रल इंडिया है उसमें जहालत की इतनी इंतहा है कि मोदी जैसे नारों के पीछे लोग लग जाते हैं, और फिर वो कहते हैं जी ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मजार पे यहाँ भी मंदिर था, जन्म भूमि थी फलाने की, यहाँ बाबरी मस्जिद के बारे में भी उन्होंने कहा जन्म भूमि थी, और बाकी मसाजिद के बारे में भी कहना शुरू किया। तो वो इस तरह से करके अपने जो कमजोरियां हैं और नाकामियां हैं उन पे पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। अब भारत का अगर आप कमेंट्स देखें ना, आप अपने टेलीविजन जब आप यूट्यूब पे अपलोड करेंगे फिर उनके कमेंट्स देखिए, उनके कमेंट्स से आपको अंदाजा हो जाता है ये जाहिल लोग हैं, इनको पता ही नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है फैक्ट,
खुद भारतीय गवर्नमेंट तस्लीम कर रही है कि हमारे जेट 3 फाइटर्स गिरे हैं, चले 5 नहीं मान रहे, 3 तस्लीम कर रहे हैं। कांग्रेस वाले तो 5 के 5 मान रहे हैं, लेकिन वो 3 अपनी गवर्नमेंट की भी नहीं सुन रहे। यानी जहालत की इतनी इंतहा है, उनके आंखों पे ऐसे पर्दे इन्होंने मजहबी इंतहा पसंदी के चढ़ा दिए जो भारत की तारीख में नहीं थे। और इसी वजह से जो नेहरू था उसने सेकुलरिज्म रखी थी, गांधी ने सेकुलरिज्म रखी थी। उन्हें पता था कि यहाँ बहुत सारी कम्युनिटीज रहती हैं और इन्होंने उसको उड़ा के रख दिया है। नतीजा यह है कि भारत जल्दी टूटेगा। और आखिरी बात करूं आपसे कि ये एंड ऑफ इंडिया बड़ी अच्छी किताब लिखी है खुशवंत सिंह ने। ये बड़ा अच्छा राइटर, मेरा पसंदीदा राइटर था। इन्होंने एक नॉवेल लिखा है ट्रेन टू पाकिस्तान। उसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि इंडिया कैसे और कब टूटेगा। और उसमें यही चीजें बताई हैं कि ये जो मजहबी इंतहा पसंदी है, रिलीजियस आइडेंटिटी है, अदम बर्दाश्त है, ये इंडिया को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देगा। और हमें नजर आ रहा है कि ये बंटने जा रहा है इंडिया। बिल्कुल सर, लास्टली एक शॉर्ट कमेंट कीजिएगा कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया है, इस हवाले से क्या अमली नतीजा निकल सकता है और ये जो कशीदगी है इसको कम करवाने के लिए कौन से ममालिक हैं जो सालिसी का किरदार अदा करेंगे? सालिसी के लिए जी देखें, पहले सऊदी अरब ने कोशिश की, वो सऊदी अरब की कोशिश नाकाम हो गई। उसके बाद ईरान के अब्बास अराक्ची साहब, फॉरेन मिनिस्टर साहब तशरीफ ले आए और उन्होंने एक कोशिश की पाकिस्तान से, वो भारत गए। उससे पहले भारत ने रात को हमला कर दिया। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान भी रेजोल्यूशन लेकर गया और रात वहां पे डिबेट भी हुई। और उस डिबेट की रात को ही, अगली रात को इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जो है ये अपने नापाक अज़ाइम को पूरा करने की कोशिश की, जो इनको मुंह की खानी पड़ी। तो ये मामला जो है ना जी, वो रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट में, रियल पॉलिटिक्स के अंदर हम कहते हैं कि डायमंड कट्स डायमंड, पावर को कंटेन करता है। तो लिहाजा इस वक्त हमें अपने बैलेंस और डिटेरेंस और अपनी कमिटमेंट को शो करना है कि अगर मैली आंख से, जैसे आपने देखा, इस आंख को हम फोड़ के रहेंगे, आधी फोड़ती है आधी रह गई है। और वो मेरा ख्याल में सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास के अंदर, हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके इजलास में ये आधी आंख फोड़ने के ऊपर हिकमत अमली तैयार हो रही होगी। जी सर, आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया, उन्होंने पहले तो कंडेम किया और शेमफुल करार दिया, लेकिन बाद में उन्होंने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ ये भी कहा कि भारत और पाकिस्तान जो है वो डिकेड से जो है वो लड़ते आ रहे हैं। क्या समझते हैं कि अमेरिका इस मामले में क्या अमल दखल कर सकता है? देखिए, वो एक लिहाज से जो ये तारीखी पस मंजर है वो तो ठीक है ना जी। कश्मीर का इशू जो रह गया है, और ये कश्मीर का इशू आज का तो नहीं है, पाकिस्तान से बनने के पहले का इशू है और उसके ऊपर आजादी की तहरीक काफी पहले से चल रही है। तो इस वक्त भी वो जो मसला है वो उसी कश्मीर के मसले पे पाकिस्तान का हमारा मौक़िफ़ ये है कि जब तक आप इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे, इंडिया पाकिस्तान 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं, ये फ्लैश पॉइंट रहेगा। तो फ्लैश पॉइंट को आपने रिजॉल्व करना है। अब इसमें मसला ये है कि इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। इस वक्त अमेरिका के पास लिवरेज है इंडिया के ऊपर और अमेरिका के अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ भी है। तो अमेरिका ने माजी में, चाहे वो पुलवामा था या 2008 के मुंबई अटैक था या 2002 में आईबॉल टू आईबॉल कॉन्टेक्ट था या उससे पहले कारगिल क्राइसिस था, इसमें अमेरिका ने एक रोल अदा किया जिसके जरिए से जो प्रॉब्लम था दोनों ममालिक के दरमियान में, जो क्राइसिस था वो मैनेज हो गया था। तो अभी भी अमेरिका वो क्राइसिस मैनेज कर सकता है, उसके पास ये सलाहियत है। उसके अलावा चाइना जो है वो भी अपनी गुड ऑफिस उसने ऑफर कर दी हैं, बाकी ममालिक भी कर रहे हैं। तो लेकिन जब तक मैं ये कहता हूं कि आपका अपर हैंड नहीं होगा मैदान के जंग में, इंडिया नेगोशिएशन की टेबल पे नहीं बैठेगा। तारीख गवाह है पाकिस्तान इंडिया की कि जब जब इंडिया ने मार खाई है तब वो आके टेबल के ऊपर बैठा है। जैसे 65 में हमने जूते मारे तो वो ताशकंद मुआहदे के लिए आ गया था। तो लिहाजा अपर हैंड के लिए जरूरी ये है, वॉर हमेशा परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता और हम वैसे भी हमारा डिफेंसिव पोस्चर है, लेकिन वॉर अगर अगले ने गलती की है तो फिर उसको इस तरह का थप्पड़ मारें कि वो मेज पर आके बैठे बातचीत की और हमारे टर्म्स एंड कंडीशन पे बात। सर, दुनिया तस्लीम करती है कि पाकिस्तान की आर्मी नंबर 1 है, हमारी एयरफोर्स इतने कॉम्पिटेंट हैं और हमने जिस तरह से भारत के तैयारे मार गिराए और उनका कोई भी हमला कामयाब नहीं होने दिया, तो इस तरह से भारत को क्या सूझी कि वो ये बुज़दिलाना हमला करे पाकिस्तान पर, वो भी रात के अंधेरे में। मैंने वही आपको बता दिया। एक तो मोदी की खिदमत मिटाने के लिए ना जी, लोगों ने उसके ऊपर एतराज उठाना शुरू किए, सियासत में हलचल मचना शुरू हो गई, आम बंदे ने सवालात उठाने शुरू किए कि आप पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहे हैं तो पहले तो सबूत लाएं और फिर आपकी सिक्योरिटी नाकामी है वो तस्लीम करें। तीसरा ये है कि आप जंगों की बातें करें, जंग तो आपके वो है नहीं। और फिर आपको पता है इस वक्त बिहार के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं, तो ये वो सारे मोहरिकात थे जिसकी वजह से उन्होंने बलंडर किया है। लेकिन बलंडर करने से पहले उनको ये आसरा था कि ग्लोबल नॉर्थ आ जाएगा, या उनको इन्होंने तरले मिन्नतें की कि पाकिस्तान को समझाएं जी इसका रिटेलिएट न करें,
और हम जो है हल्का फुल्का जो है इस तरह का मय्यड किस्म का एक वो करेंगे और उसके बाद ये मामला ठंडा करा दीजिएगा। लेकिन हमने बर वक्त अपना डिफेंड किया और डिफेंड नहीं किया बल्कि अभी हम जवाब देने लगे। और पाकिस्तान की तारीख गवाह है जी, हमने अपने स्ट्रेटेजिक मकासद के ऊपर किसी की नहीं सुनी दुनिया में। हाँ, हम दुनिया की बात मानते हैं, इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, कानून इंटरनेशनल लॉ की एहतराम करते हैं, दोस्तों की बात मानते हैं, लेकिन पहले अपने स्ट्रेटेजिक अहदाफ हासिल करके बाद में।